Welcome to Target with Ansari Sir. आज हम लोग कोशिका के प्रमुख अंगकों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो कोशिका के अंदर जो भी उसके पार्ट पाए जाते हैं उसी को कोशिका अंगक कहा जाता है। जैसे केंद्र में देखिएगा केंद्रक होता है, ये कोशिका में मैनेजर का कार्य करता है। माइटोकांड्रिया होती है जो कोशिका में पावर हाउस का कार्य करती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है। और गाल्जी बॉडी यातायात प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोस नामक पदार्थ की बनी होती है। इसलिए लकड़ी से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं सब में सेलुलोज ही पाया जाता है। सेलुलोज देखिएगा कठोर और मोटे आवरण वाला होता है। इसीलिए जैसे हम लोग हैं, हाथ अपना इधर उधर हिला डुला सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये लचीले नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोगों की कोशिकाएं भी सेलुलोज की बनी होती तो हम लोग भी पेड़ पौधे की तरह से ऐसे स्थिर खड़े रहते, न तो चल पाते, न तो हिल पाते, न तो डोल पाते और न ही बोल पाते। कुछ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना करके खा लेते। दुनिया के भाग दौड़ इधर उधर की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये सब देखिएगा, पढ़ना याद करना भी नहीं पड़ता हम लोगों को। ठीक है, तो ये कोशिका भित्त होती है। वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्त कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। और इस कोशिका भित्त का कार्य होता है कि कोशिका को स्थिरता प्रदान करना, उसको एक शेप देना, साइज देना और कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना। जंतु कोशिकाओं में ये कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। अब देखिए दूसरा चीज़ होता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखिएगा, ये जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है। और ये कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमेबल, अर्धपारगम्य। यानी कि ये कोशिका के अंदर कुछ पदार्थों को जाने देती है और कोशिका से बाहर कुछ को आने देती है, सेलेक्टिव परमेबल होती है। तो कोशिका झिल्ली हो गई। अब उसके बाद देखिएगा कोशिका के अंदर बहुत सारे द्रव्य भरे होते हैं और उसी को जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य, यहाँ से देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म इसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर जो भी जल है उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ जल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो जल होता है वो कोशिका के अंदर होता है, कोशिका को साइटो कहा जाता है और उसी साइटो से बना है साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में क्या हो जाएंगे कि जो केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य है, दोनों को अगर हम मिला दें तो वही क्या बन गया, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बन गया। ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जब मिला दिया जाता है तो वही जीव द्रव्य बन जाता है। उसके बाद देखिएगा इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है, जाली नुमा ये संरचना होती है, जिनको अंतःद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, इसके कुछ भाग जो होते हैं वो चिकने होते हैं और कुछ भाग इस तरह से खुदरे होते हैं। और जो खुदरे होते हैं उसी पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसको बड़ा करके बनाया हुआ है एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका देखिए जो खुदरा भाग है ये प्रोटीन का, ये राइबोसोम के कण इसी खुदरे भाग पर पाए जाते हैं।
और जो चिकना भाग होता है, और चिकना भाग जो होता है ये वसा का निर्माण करता है। क्योंकि वसा चिकनी होती है तो चिकना भाग चिकने चीज़ का निर्माण करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये खुदरा भाग जो होता है इस पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और राइबोसोम की खोज पैलेड ने किया था। किसने किया था? पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। और राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब देखिएगा राइबोसोम दो तरह के, एक 70S और दूसरा होता है 80S। तो 70 देखिएगा छोटा है 80 से, तो ये 70S वाला जो होता है ये छोटा होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और 80S जो होता है ये राइबोसोम ये बड़े होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यू माने होता है वेल, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता हो उसी को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा कि डीएनए वैसे नंगे धिड़ंगे टहलेंगे। वास्तविक केंद्रक जिसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें डीएनए वैसे नंगे ही टहलते हैं। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उस पर जो कण पाए जा रहे हैं राइबोसोम। ये देखिएगा स्प्रिंग की तरह से ये जाली नुमा ये संरचना होती है और कोशिका के लिए कंकाल का कार्य करती है। कोशिका को दबाने पर इस तरह से देखिएगा ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं एक हम बनाए हैं तो एक ही होता है, बहुत सारा होता है और ये कोशिका के लिए कंकाल की तरह कार्य करता है। शरीर में अगर देखिए कंकाल न हो तो कोई ऐसे दबा देगा तो ये पचक जाएगा, तो उसी प्रकार से कोशिका को भी ये पचकने से बचाते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। उसके बाद अगला देखिएगा इस प्रकार से संरचना होती है जिसको कहा जाता है गाल्जी बॉडी। और ये गाल्जी बॉडी जो होते हैं प्रोटीन है, वसा है, ऊर्जा है, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, यानी कोशिका के अंदर और बाहर उसको ढोने का काम करते हैं। इसीलिए इस गाल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं, बोलने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुंह और जीभ को चाहिए। कोई दौड़ रहा है तो दौड़ने में ऊर्जा पैर को चाहिए, कोई हाथ से काम कर रहा है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हाथ को चाहिए। तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो मुंह और जीभ को ऊर्जा चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मुंह और जीभ को ऊर्जा नहीं मिलेगी, हम बोलते रहेंगे। और ये गाल्जी बॉडी जो है शरीर के विभिन्न भागों से जहाँ पर ऊर्जा की कमी होगी, अगर जीभ और मुंह में ऊर्जा की कमी होगी तो इस नीचे वाले भाग से लेकर के सब ऊर्जा आएंगे कि बोलो, देखें कितना बोलते हो, ठीक है। तो ये यातायात प्रबंधक का कार्य करते हैं गाल्जी बॉडी। उसके बाद देखिएगा ये तारे नुमा संरचना पाई जाती है और इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं प्रोटीन की, और इनको तारक का या सेंट्रोसोम कहा जाता है। और इनका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में देखिएगा ये क्या करते हैं, स्पेंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। इस तरह से मान लीजिए है कोशिका विभाजन हो रही है कोशिका का, तो ये इस तरह से फाइबर होता है, इसी को स्पेंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। एक कोशिका से देखिए ऐसे यहाँ से विभाजन हो जाएगा तो दो कोशिका यहाँ पर हो जाएंगी। तो तारककाय जो होते हैं ये स्पेंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। ये रसधानी या वेकुल्स पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में ये रसधानी या वेकुल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, जबकि वनस्पत कोशिकाओं में बड़े होते हैं। कोशिका के अंदर जो भी पानी होता है इन्हीं में संचित रहता है, ठीक है। कहा जाता है कि शरीर का लगभग
70 से 75% भाग पानी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि कहाँ पानी है, हम तो 1 का 1.5-2 लीटर पी पाते हैं। तो पेट में नहीं रहता है पानी, वो पानी शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है, शरीर की कोशिकाओं में रहता है। उसके बाद देखिए कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है माइटोकांड्रिया, और इसको कोशिका का पावर हाउस या श्वसन केंद्र कहा जाता है। इसको देखिए हमने थोड़ा सा बड़ा साइज में बनाया है। इसका आकार जैसे कैप्सूल नहीं होता है, उसी प्रकार से होता है माइटोकांड्रिया। ये आपसी श्वसन का केंद्र होता है और इसमें एक साइकिल चलती है जिसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, और उसी के दौरान एटीपी का निर्माण होता है ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो आपसी श्वसन का केंद्र माइटोकांड्रिया, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? माइटोकांड्रिया में, और एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए माइटोकांड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था और इसका नामकरण वेंडा ने किया था। खोज इसको अल्टमैन ने और नामकरण वेंडा ने। और क्या क्या इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो इसमें प्रमुख रूप से डीएनए पाया जाता है, मैसेंजर आरएनए, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए होता है, और राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। तो माइटोकांड्रिया के अंदर ये क्षमता होती है कि माइटोकांड्रिया अपने जैसा डुप्लीकेट माइटोकांड्रिया बना लेता है, यानी कि अपनी कॉपी कर लेता है। राइबोसोम पाया जा रहा है, तो प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेता है ये। एक बार माइटोकांड्रिया और कोशिका के बीच बवाल हो गया। माइटोकांड्रिया ने कहा कोशिका से कि हम तुम्हारे ही जैसे हैं, तुम्हारे अंदर डीएनए है तो हमारे अंदर भी डीएनए है, तुम विभाजित होकर के नया कोशिका बना ले रहे हो तो हम भी विभाजित होकर के नया माइटोकांड्रिया बना लेते हैं। तुम्हारे पास प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है तो मेरे भी पास प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, तो तुमसे मैं कम नहीं हूँ। तो ये चीज़ देखिएगा, केंद्रक को पता चला मैनेजर साहब को। मैनेजर साहब ने सारे अंगों की मीटिंग बुलाई। गाल्जी बॉडी आया, लाइसोसोम आया, सेंट्रोसोम आया, सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम सब के सब बुलाए गए। ठीक है, तो केंद्रक ने कहा माइटोकांड्रिया से कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास डीएनए है, तुम अपना कॉपी कर सकते हो, तुम्हारे पास राइबोसोम है, तुम प्रोटीन का निर्माण कर सकते हो, तुम्हारे पास प्रोटीन की फैक्ट्री है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस सेल के अंदर है लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है। तो माइटोकांड्रिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, चाहे जो भी हो जाए हम नहीं मानेंगे। तो केंद्रक जो है बहुत तेज़ी के साथ नाराज हुआ। उसने लाइसोसोम से कहा कि निकाल एंजाइम, छिड़क राउंडअप, ससुरा ख़त्म हो जाए, बात नहीं मानता है। माइटोकांड्रिया ने कहा कि दुहाई सरकार की, महाराज की जय हो। तो इतने में केंद्रक मुस्कुराया, कहा कि डर गया माइटोकांड्रिया। उसके बाद देखिए माइटोकांड्रिया को केंद्रक ने समझाया, भले ही तुम्हारे अंदर डीएनए है और तुम अपनी कॉपी कर ले रहे हो, राइबोसोम पाया जा रहा है, प्रोटीन भी बना ले रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, तुम्हारे अंदर नहीं हैं। इसलिए तुम एक अर्ध स्वायत्त अंग हो कोशिका का, अर्ध स्वायत्त, सेमी ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ द सेल, अर्ध स्वायत्त अंग। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोशिका का वह कौन सा अंगक है जो अर्ध स्वायत्त होता है? तो ये माइटोकांड्रिया होती है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका में कोशिका प्रकार का कोशिका अंगक कौन होता है? तो कोशिका में कोशिका के प्रकार का कोशिका अंगक जो है वो माइटोकांड्रिया होता है। और कोशिका के अंदर अगर हम केंद्रक को छोड़ दें तो माइटोकांड्रिया और लवक, दो ऐसे अंगक होते हैं कोशिका के जहां पर ये डीएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में तो डीएनए ऑलरेडी पाया जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? माइटोकांड्रिया में पाया जाता है और लवक में पाया जाता है। लवक जो होती है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये वनस्पति कोशिकाओं में
पाई जाती है। देखिए, कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसका प्रमुख कार्य होता है अंतःकोश की पाचन करना। कोई पदार्थ अगर कोशिका के अंदर जा रहा है हानिकारक, तो उसको ये खा जाता है। कोशिका के अंगक सही ढंग से अगर काम नहीं करते हैं तो उनको भी खा जाता है। केंद्रक देखिएगा डायरेक्टर है, उसने कहा कि राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाओ, गाल्जी बॉडी सामान को ढो इधर उधर। लेकिन अगर ये अंगक सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो उसको क्या करेगा? खा जाएगा। माइटोकांड्रिया अगर ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उसको खा जाएगा। कोई भी पार्ट कोशिका का अगर उसमें डेड हो गया है तो उसको खा जाएगा। देखिए, कुछ चील कौआ होना चाहिए। गिद्ध अगर नहीं रहेगा तो इन्वायरमेंट की सफाई कौन करेगा? एक बार कोशिका के सभी अंगक जो है एक हो गए, जैसे सारे किसान मोदी जी के खिलाफ कि मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, उसी तरफ से सारे अंगक जो हैं लाइसोसोम मुर्दाबाद, लाइसोसोम मुर्दाबाद करने लगे। इन्होंने कहा कि हम लोग अकेले अकेले आ रहे थे तो हम लोग छिड़क दे रहे थे, हम लोगों को जला दे रहे थे, हम लोग खा जा रहे थे, लेकिन अब हम लोग साथ में आए हैं, अब क्या करोगे बताओ तुम लाइसोसोम, अब तुम्हारा क्या हाल करें। इतने में लाइसोसोम बड़े गुस्से से एकदम लाल हुआ, फूटा भड़ाक से, और ये लोग गिरे धड़ाक से, और पूरी कोशिका ही समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये देखिएगा, लाइसोसोम जो होता है कोशिका के अंदर एटम बम का भी काम करता है। ये पटाखे की तरह काम करता है। कहते हैं नहीं, अपने तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आत्मघाती बम, जिस तरह से आतंकवादी अपने शरीर पर बम बांधे रहते हैं और जहाँ पर उनको विस्फोट करना रहता है चले जाते हैं, जब बम फूटता है तो अपने भी जाते हैं और दूसरे को भी ले जाते हैं। तो उसी तरह से ये लाइसोसोम है। ये जब फटता है, क्योंकि झिल्ली इसकी एकहरी झिल्ली है, बड़ी कमज़ोर झिल्ली होती है, थोड़ा सा ही नाराज़ हुआ, थोड़ा सा अगर गुस्सा आ गया तो झिल्ली फट जाती है। और जब झिल्ली फट जाती है तो वो कोशिका, उसके अंदर के जो भी अंगक होते हैं सबके चिथड़े उड़ जाते हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग केंद्रक कहलाता है, और ये केंद्रक कोशिका में प्रबंधक का कार्य करता है। और इस केंद्रक का आनुवांशिकी में बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, गुणसूत्र, जीन, ये सब पाए जाते हैं। ये देखिए, कोशिका चैप्टर चूँकि बहुत बड़ा होता है और इसको हम एक अलग इसके लिए चैप्टर करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही।